हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी क्लासेस चल रही थी। हम जो भी एजुकेशन कमीशन थे वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो भारत के स्वतंत्र होने से पहले जैसे कि हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। मैकाले मिंट्स का हमने किया था, वुड डिस्पेच किया था, हंटर कमीशन और यूनिवर्सिटी कमीशन हमने किया, सैडलर आयोग किया हमने, हार्टोग कमेटी वगैरह, है ना। और हमने किया था, सप्रू कमेटी की थी, है ना। सो जाकिर हुसैन कमेटी आ गई, जैसे कि सार्जेंट रिपोर्ट आ गई। सो ये जो हमने कमेटीज वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह डिस्कस की थी, ये स्वतंत्र भारत से पहले का डेटा था, मीन जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। उसके बाद हमने दो वीडियो और कर ली हैं, दो क्लासेस और कर ली थी, जिसमें हमने ये आप देख रहे हो, राधा कृष्णन कमीशन हो गया, मुदालियर कमीशन हो गया, नेशनल कमेटी हो गई जो वुमेन्स एजुकेशन के लिए थी, है ना, कोठारी कमीशन 1964 का हो गया, और जैसे कि जशपाल कमेटी हो गई, है ना। सो ये चीजें हमने पीछे जो कि दो क्लासेस में कर ली हैं। सो यह वीडियो का थर्ड पार्ट है, ठीक है। सो इसमें हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक लास्ट वीडियो को क्विट किया था, तो उसके बाद का डेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमने आपको पता होगा कि हमने जो लास्ट वीडियो क्विट की थी वो यहाँ तक हमने जो भी मैटर था वो पढ़ लिया था, ठीक है। मीन्स अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने जो भी यह प्रारंभिक शिक्षा सरोकार था, है ना, किसमें आता है ये हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आता है, ठीक है। सो जो NEP 1986 है, ये हमने कर ली है। सो आज की क्लास में हम यहाँ पे मेनली जो बेसिक हमारा मीन्स हम टारगेट करेंगे NCF 2005 पर। लेकिन इससे पहले जो हमारे पास कुछ ये दिया गया है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कि 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की संरचना है, ठीक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन्स जो भी स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री एजुकेशन की, जिसको 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली कहा गया, ठीक है, 1977 में यह बनाई गई। तो यह जो शैक्षिक संरचना है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा नेशनल जो फ्रेमवर्क है हमारा, NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2005 का, ठीक है। सो पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखो, कह रहे हैं इसमें कि जो भी शैक्षिक संरचना है, इसमें कह रहे हैं कि ऐसा सोचा गया कि देश के सभी भागों में मोटे तौर पर एक जैसी संरचना बना दी गई। मीन्स उन्होंने यह सोचा कि भाई अगर हम एक जैसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें पूरे सभी स्टेट में, देश की सभी भागों में लगभग एक ही जैसी अगर संरचना हो शिक्षा की, तो यह कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगा। तो कह रहे हैं, और अंतिम उद्देश्य था 10+2+3 जो सिस्टम था ये अपनाया गया। तो इस सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, कह रहे हैं, जिसमें 2 वर्ष की सीनियर सेकेंडरी थी, तो ये हमारे पास जो 2 आ रहा है, 10+2 जो आ रहा है ये, तो इसमें जो 2 वर्ष है, इसमें प्लस 11th जो स्टैंडर्ड है, और ट्वेल्थ क्लास है, ये दो मीन्स क्लासेस इसमें आ जाती हैं, 11th क्लास और 12th क्लास, ठीक है। सो ये मीन्स इसको हम सीनियर सेकेंडरी स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। जो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कह रहे हैं, विद्यालयों और महाविद्यालयों या दोनों में हो सकते हैं। मीन्स ये स्कूल लेवल पर भी इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, +1 और +2 को, और यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेजेस लेवल पर भी हम इसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो ये एक तो इन्होंने यहाँ पे दिया, और कह रहे हैं शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत जैसे कि कह रहे हैं, इसमें कोठारी आयोग ने प्रस्तावित किया था कि 10+2+3 प्रारूप के आधार पर सामान्य शैक्षिक संरचना पर मीज विचार किया गया। तो आपको पता है कि जो भी हमारे पास कोठारी कमीशन था, ठीक है, कोठारी कमीशन था 1964 और 66 का, ठीक है। सो इसमें हमारे पास ये चीज आई थी 10+2+3 का। तो इसमें 10+2+3 का, जैसे कि जी आपको पता है कि जो भी हमारे पास 10 साल की अगर बात करें, तो 10 वर्षों में हमारे पास क्या होता है, तो इसमें जो कि यह प्रारंभिक अवस्था है, इसको मैं थोड़ा पढ़ा दूंगा, पहले हम इसको देख लें कि जो कि यह 10 दिया गया है, इसका मतलब क्या है। 10+2+3 में जो हमारे पास 10 ईयर है, 10 साल है, इसमें क्या अवस्थाएं आती हैं, तो इसमें कह रहे हैं इसके अंतर्गत हमारे पास प्राथमिक अवस्था आती है, और एक उच्च प्राथमिक, या जिसको हम मिडिल अवस्था भी बोल देते हैं, ठीक है। प्राथमिक अवस्था प्राइमरी लेवल, या उच्च प्राथमिक थोड़ा इससे ऊपर का, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल या मिडिल अवस्था इसको हम बोल सकते हैं। कह रहे हैं इस 10 वर्षों का आगे विभाजन जो है वो इस प्रकार किया गया कि प्रारंभिक स्तर जो 5 वर्ष का जो प्राथमिक स्तर है, मीन्स अब यह जो 10 वर्ष है, इसको डिवाइड किया गया है, इसको
तो जो हमारे पास इसमें 5 वर्ष आते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी लेवल के हैं, मीन्स फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं जो तथा 3 वर्ष है उच्च प्राथमिक, तो जो हमारे पास इसमें 3 वर्ष का डेटा आता है, 3 साल आते हैं, ये हमारे पास आता है 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक, ठीक है, 6th 7 और जो 8th क्लास आती है वो इसमें आती है। और आगे जो 2 वर्ष रह जाते हैं वो सेकेंडरी लेवल के चले जाते हैं, मीन्स इसमें आ जाता है 2 वर्षों में 9th क्लास और 10th क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन्स 10 वर्षों को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जो हमारे पास इसमें 5 वर्ष है वो प्राइमरी लेवल के होंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड। जो हमारे पास 3 साल आगे आते हैं, ठीक है, ये 6 to 8 स्टैंडर्ड। और जो हमारे पास आगे फिर 2 साल रह जाते हैं इन 10 वर्षों में, ये 9th to 10th तक चले जाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो 10 वर्षों को आगे किस प्रकार डिवाइड किया गया है। 5 वर्षों का रह गया हमारे पास प्राइमरी लेवल, 3 वर्षों का रह गया हमारे पास उच्च प्राथमिक लेवल, और उसके बाद 2 वर्षों का रह गया उच्च विद्यालय, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आगे हमारे पास यहाँ पे ये तो था 10 वर्षों का विभाजन, ठीक है। 2 वर्ष का विभाजन ये आपको पता है 11th क्लास और 12th क्लास। और आगे जो 3 वर्ष है ये इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, इसमें हमारे पास ग्रेजुएशन आ जाती है, ठीक है। इसमें जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्नातक, ठीक है, इसमें हमारे पास स्नातक जो कक्षा है वो आ जाती है, मीन्स बीए वगैरह की स्टडी, बीकॉम वगैरह, ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं। सो इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो कह रहे हैं विद्यालय शिक्षा की इस एक समान संरचना को सारे देश में अपना लिया गया। हालांकि राज्यों के अंदर कुछ बातों के संदर्भ में यहाँ पे विभिन्नताएं थी, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय में जो कि क्लासेस की संख्या होती है वह कितनी होनी चाहिए, और उच्च प्राथमिक में कितनी होनी चाहिए, हाई स्कूल होते हैं जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं उसमें कक्षाओं की जो कि संख्या है वो कितनी हो, ठीक है, प्रथम कक्षा में प्रवेश पाते समय आयु कितनी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का अलग अलग मीन्स जो स्टेट्स हैं उसमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती थी, लेकिन जो यह सिस्टम था 10+2+3 का, इसको लगभग पूरे देश ने अपना लिया गया था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारे अगर हम नॉर्थ साइड देखें तो यहाँ पे जो भी एक रीजनल लैंग्वेज होती है, जहाँ मातृभाषा होती है, जहाँ हिंदी है, ठीक है, ये चल रही थी। और जब बच्चा 6th क्लास में आ जाता है तो उसको क्या पढ़ाया जाता था, मीन्स इंग्लिश उसको पढ़ाई जाती थी, ठीक है, जब वह 6th क्लास में हो जाता था। लेकिन अगर हम साउथ एरियाज की बात करें तो उस साइड ज्यादातर इंग्लिश को प्रेफरेंस देते थे लोग, है ना। सो शिक्षा का जो माध्यम था वो भी कहीं ना कहीं उसमें भिन्नताएं थी। सार्वजनिक परीक्षा हो गई, हिंदी और इंग्लिश की जो भी स्टडी है, ठीक है, उसको लेकर के कुछ ना कुछ भिन्नताएं थी। एक वर्ष में कह रहे हैं अध्यापन दिवस जो शैक्षिक स्तर होते हैं और छुट्टियों की अवधि होती है, शुल्क संरचना हो गई और कंपल्सरी एजुकेशन होगी, उसको लेकर भी यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस पाए जाते थे। लेकिन जो यह प्रणाली थी इसको पूरे देश में अपना लिया गया था, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं जो यह स्ट्रक्चर थी जो कि हमने किया, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की जो भी 8 ईयर की स्ट्रक्चर थी। तो इसमें हमारे पास देखो कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो स्कूल की अवस्थाएं हैं, ठीक है, वो कितनी आती हैं। तो देखो हमारे पास जो स्कूल की अवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्री प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो प्री प्राइमरी लेवल में कौन कौन सी कक्षाएं आ जाती हैं, इसमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी आ गया, ठीक है, इसमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी आ गया। ऐसे ही हमारे पास अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो यह 3 साल की होती है, मीन्स प्री प्राइमरी लेवल कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का। और इसमें अगर हम बच्चे के आयु की बात करें तो बच्चा कितने साल का होना चाहिए, 3 से लेकर के 6 वर्ष का होना चाहिए। आगे हमारे पास आता है लोअर प्राइमरी लेवल। तो लोअर प्राइमरी लेवल जो है इसमें जो क्लासेस आती हैं वह 1 से लेकर के जो 5th स्टैंडर्ड तक क्लासेस आती हैं, यह 5 वर्ष का पीरियड रहेगा हमारे पास। और इसमें बच्चों की जो उम्र है वह 6 से लेकर के 11 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हो जो अपर प्राइमरी है, ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं जो क्लासेज आ जाती है वह 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक है। इसका टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 3 वर्ष का है। और इसमें बच्चों की अगर एज की बात करें तो यह 11 से लेकर के 14 वर्ष तक होनी चाहिए। आगे सेकेंडरी लेवल आ जाता है जिसमें सेकेंडरी कक्षा मैट्रिक की आ जाती है और 9th क्लास और 10th क्लास इसमें आ जाती है। यह 2 वर्ष का टाइम पीरियड होता है और इसमें बच्चों की जो उम्र है वह 14 से लेकर के 16 वर्ष तक होनी चाहिए। मतलब कि इस तरीके से यह एक स्ट्रक्चर बनाई गई एक शिक्षा की, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन की। आगे हमारे पास जो है हाई सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें देखो कह रहे हैं कि अगर इसमें जो हमारे पास क्लासेस आई हैं वह 11th to 12th आया है ना। तो
2 वर्ष का टाइम पीरियड रहेगा और इसमें बच्चे की उम्र लगभग 16 से लेकर के 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारे पास बनाई गई थी एक स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं जो प्राइमरी हमने लेवल पढ़ा, प्री प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे के अधिगम का आधार नियमित करती थी। मीन्स जो भी लर्निंग का जो एक बेसिक फॉर्म है वो बनाती है प्री प्राइमरी लेवल। मीन्स सीखना, कैसे सीखना है बच्चों ने आगे जाकर के, उसका एक बेस तैयार करता है जो कि प्री प्राइमरी स्टेजेस है, ठीक है। सो इसमें कह रहे हैं नर्सरी हो गया और निम्न किंडरगार्टन और उच्च किंडरगार्टन। मीन्स जो हमने किया एलकेजी, ठीक है, यह तो एलकेजी है, ठीक है, और यह है यूकेजी, ठीक है, अपर किंडरगार्टन, और ये हमारे पास नर्सरी है, ठीक है। तो ये 3 इसमें स्तर दिए गए हैं, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। सो इस अवस्था में बच्चे को औपचारिक विद्यालय जीवन से परिचित किया जाता है। मीन्स यहाँ पे बच्चे को जो भी उसका उसकी स्कूल लाइफ है उससे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है कि आपको आगे जाकर के इसी तरीके से एक मीन्स फॉर्मल तरीके से स्कूल में रहना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके अतिरिक्त कह रहे हैं उसमें जो भी उसका राइटिंग स्किल है और जो भी रीडिंग स्किल है, ठीक है, इसका विकास करने के भी यहाँ पे कुछ प्रयास किए जाते हैं प्री प्राइमरी लेवल पर। आगे हमारे पास कह रहे हैं जो निम्न प्राथमिक है, इसमें कह रहे हैं कि जब बच्चा किंडरगार्टन उत्तीर्ण कर लेता है, मीन्स प्री प्राइमरी लेवल को पूरा कर लेता है, तो उसके पश्चात सीधे किसी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर पाता है। तो कह रहे हैं निम्न प्राथमिक स्तर पर हमने किया, यह 1 से लेकर के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 5th स्टैंडर्ड तक होता है ना। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि विभिन्न विषयों के बारे में यहाँ पे बच्चों को पता चलता है, और इसमें कह रहे हैं उसके जो भी बेसिक विषय है उसमें जो भी पढ़ना है, मीन्स रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, अरिथमेटिक है, जो भी उसका मैथमेटिक्स है, मीन्स उसकी जानकारी उसको दी जाती है। इसमें कह रहे हैं कि 5th क्लास तक उसको जो भी हिस्ट्री है, जो भी सिविक्स है, जो भी जियोग्राफी है, और हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडी है, मीन्स ईवीएस की स्टडी है, वो भी इसमें कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो उनको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस लेवल में। इसमें कह रहे हैं बच्चों की आयु लगभग 6 से लेकर के 11 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें अगर क्लास की बात करें तो यह 1 से 5 तक होती है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि निम्न प्राथमिक स्तर पर जो भी एजुकेशन का मीडियम है, जो भी ये पढ़ाने का माध्यम है, वो मदर टंग होगा, जो कि हिंदी अथवा कोई अन्य रीजनल लैंग्वेज हो सकती है उसमें, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, मीन्स 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे इसमें आते हैं, और कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर में दूसरी भाषाएं जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, तो सेकंड लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। मीन्स अगर आपको पता होगा तो 6th स्टैंडर्ड में इंग्लिश इंट्रोड्यूस होती थी, है ना, जो भी गवर्नमेंट स्कूल होते थे, तो 6th क्लास में जाकर के बच्चा किसी सेकंड लैंग्वेज से परिचित हो जाता था। इसमें हिंदी मीन्स मातृभाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको लागू कर दिया। कक्षा 5वीं के बाद कह रहे हैं अंग्रेजी विषय को भी लागू कर दिया जाता था, मीन्स इंग्लिश भाषा को भी में भी पढ़ाया जाए। सो ये था मीन्स हमारे पास कुछ जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो इसमें मीन्स आपने जस्ट जो भी एक स्ट्रक्चर है 10+2+3 की, ठीक है, 10+2+3, एक तो ये याद रखना है, और इससे पहले जो भी इसका प्री प्राइमरी लेवल है, ठीक है, जिसमें नर्सरी आ जाता है, एलकेजी आ जाता है और यूकेजी आ जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। इस सिस्टम को मीन्स पूरे भारत में लागू किया गया। आगे हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है वह है एनसीएफ का 2005 का, ठीक है, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, ठीक है। सो ये हम मेन डिस्कस करेंगे, इसमें काफी चीजें डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना और पूरा एंड तक देखना वीडियो को। काफी चीजों के बारे में मीन्स जो भी आपके इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व होंगी, काफी चीजें आपकी क्लियर होंगी इसमें। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, कह रहे हैं कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामान्य पाठ्यचर्या प्रणाली पर आधारित होती है। मीन्स अगर हम बात करें कि जब भी हम किसी नई कुछ ना कुछ एजुकेशन सिस्टम को तैयार करते हैं, तो यह पीछे हमारे पास जो भी कुछ सिस्टम चले आते हैं उस पर आधारित होती है। जैसे कि हमने पीछे एनईपी किया, है ना, हमने पीछे कोठारी कमीशन किया, तो ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड थे। मीन्स इसमें कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करते जा रहे थे, है ना। तो इसी तरीके से अब नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, इसमें भी कुछ जो पुरानी चीजें, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से उठाई हुई होंगी और कोठारी कमीशन से उठाई हुई होंगी, ठीक है। तो वही चीज है कि वह जो भी हमारे पास पहले से कॉमन करिकुलम जो भी सिस्टम चल रहा है उस पर आधारित होती है, जिसका परिरूप कह रहे हैं राष्ट्रीय आवश्यकताओं व
अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। कह रहे हैं भारत में भी विभिन्न नीतियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का जो भी एक परिरूप है उसको तैयार किया गया और देश भर में लागू किया गया। उसके बाद कह रहे हैं रूपरेखा की राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई, जहां हम नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2015 है, जो आजकल मीन्स इसको लागू किया जा चुका है, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो हमारे पास जो भी बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पे आएंगी, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, जो भी हाईलाइट किया हुआ मैटर है वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ से कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो पीओए है, उसने 14 वर्ष तक के बच्चों को सार्वत्रिक नामांकन तथा अवधारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा विद्यालय शिक्षा में सार्थक सुधार लाने की दृष्टि से एक बाल केंद्रित उपागम पर विचार किया। तो पीओए की फुल फॉर्म एक तो याद रखना, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इन्होंने मीन्स किसको प्रमोट किया, एक तो यूनिवर्सल इनरोलमेंट, ठीक है, एक तो यहाँ पे हमारे पास आता है यूनिवर्सल इनरोलमेंट, ठीक है, और दूसरा आप याद रखना यूनिवर्सल रिटेंशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल इनरोलमेंट को और यूनिवर्सल रिटेंशन को इसको प्रमोट किया, और जो भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बाल केंद्रित उपागम पर विचार किया, ठीक है। सो जो भी एजुकेशन है, जो भी शिक्षा में अगर आप कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हो, लर्न करवा रहे हो, तो लर्निंग किस पर बेस्ड होनी चाहिए, वह चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। मींस बच्चे को मुख्य मान करके आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। आगे हमारे पास कह रहे हैं जो भी एनसीएफ 2005 है वह मुदालियर आयोग 1952 का, कुठारी आयोग 1966, ठीक है, सो उसको हवाला देता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पुरानी चीजों में से कुछ बातें इसकी उठाई गई हैं, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं जो भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975 की, 1988 की और 2000 का जो भी पुनर्वलोकन है, जहां पुनरीक्षण करता है, मीन्स उसी को दोबारा से यह आगे मॉडिफाई करता है, ठीक है। जो भी हमने पीछे कुछ ना कुछ पॉलिसीज जहां कुछ कमीशन किए थे उनको। सो इसके निर्माण में कह रहे हैं 1993 में प्रकाशित रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, तो लर्निंग विदाउट बर्डन हमने किया था एनईपी में, है ना। सो लर्निंग विदाउट बर्डन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, तो 1986 में ही हमने किया था, तो उससे पर्याप्त सहायता ली गई। मींस अब इसमें कुछ बातें जो भी है 1986 की जो एनईपी है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, तो उसमें भी कुछ चीजें उठाई गई हैं। तो इन नीतियों तथा जशपाल समिति की जो भी विचार थे, ठीक है, उस पर भी यहाँ पे क्या है, उसको भी नई तरीके से संशोधित किया। मींस जशपाल समिति में जो भी रिकमेंडेशन हमें दिए गए थे, तो उसको भी मॉडिफाई किया गया यहाँ पे, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है जो 2005 की रचना की गई। मींस अब यहाँ पे सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं मुदालियर आयोग 1952 को, कोठारी आयोग 1966 वाले को, ऐसे ही एनईपी 1975, सॉरी एनसीएफ 1975 को, 88 को और 2000 को, इसमें 1993 में जो रिपोर्ट आई थी जो कि एनईपी 1986 की रिपोर्ट थी, उसमें लर्निंग विदाउट बर्डन है, इसको इसमें भी कुछ बातें उठा ली, और यहाँ पे कह रहे हैं जशपाल समिति को भी क्या किया, मॉडिफाई किया, और सारी चीजों को मिला करके एक रूपरेखा तैयार कर दी 2005 की, ठीक है। सो जो पूरे देश में लगभग आज कह रहे हैं लागू किया जा रहा है। तो कह रहे हैं बच्चों पर पाठ्यचर्या बोझ की गहराई से जांच करता है, और एक ऐसी रूपरेखा जिसमें अध्यापक एक ऐसी अधिगम अनुभूतियां जो होती हैं उसको चुनने व देने के लिए स्वतंत्र है, जो उनकी दृष्टि से अच्छे अधिगम के लिए उपयोगी है। मींस जहाँ पे कैसे बच्चों को लर्निंग सिखानी है, कैसे उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, यहाँ कैसे मीन्स अध्यापक ने लर्निंग्स एक्सपीरियंस होते हैं उसको कैसे चूज करना है और कैसे बच्चों को प्रोवाइड करना है, इसमें अध्यापक को क्या है, स्वतंत्रता दी गई है, और जो भी पाठ्यचर्या का बोझ है उसको गहराई से यहाँ पे जांच की गई। कह रहे हैं बच्चों को यह समझना चाहिए कि वे अधिगम कैसे किया जा सकता है, मीन्स बच्चे कैसे अधिगम करते हैं, अध्यापक को यह समझना चाहिए। वे अपने ज्ञान को स्वयं रचना कर सकते हैं, मीन्स अपने ज्ञान की वह, तो देखो अपने ज्ञान की स्वयं रचना करना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो यह इसको प्रमोट किया था प्याजे और विगोस्की ने, ठीक है।
पियाजे और विगोस्की ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, हाँ सॉरी, मीन्स दिया था कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसका मतलब होता है कि बच्चे अपने ही ज्ञान का निर्माता स्वयं होते हैं। तो वही बात यहाँ पे आई कि मीन्स यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जो भी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है उसको प्रमोट किया जा रहा है। एनसीएफ 2005 में एक अच्छे सृजनात्मक और सुखद अधिगम है, इसकी अनुभूति हो सके, ठीक है। सो बच्चे कैसे लर्न करते हैं, अपनी नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो भी क्रिएटिविटी है, और बच्चे कैसे हैप्पीली होकर के और सेटिस्फाई फील करके, सेटिस्फैक्शन फील करके मींस एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, जो एनसीएफ ने इस पर विचार किया था। आगे कह रहे हैं हमारे पास जो भी कुछ गाइडलाइंस हैं, निर्देशक सिद्धांत हैं, इसको देखेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी एनसीएफ है, इसमें हमारे पास बेसिकली 4 गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं। तो फर्स्ट कह रहे हैं कि विद्यालय के बाहर के ज्ञान का संबंध, विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबंधित करना, ठीक है, मीन्स जोड़ना। दूसरा कह रहे हैं सुनिश्चित करना कि जो भी अध्येता रटत विधियों से, मीन्स पढ़ने वाला, मीन्स ये स्टूडेंट हो सकता है, कि रटत विधियों से दूर रहे, ठीक है, और पाठ्यचर्या को इस प्रकार संबंधित करना कि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे जा सके, ठीक है, और परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे 4 गाइडलाइंस हैं, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। फर्स्ट कह रहे हैं कि जो भी नॉलेज है उसको स्कूल के बाहरी जीवन के साथ मीन्स कनेक्ट करना, उसका कनेक्शन बनाना, इन्वायरमेंट के साथ जोड़ करके, सोसाइटी के साथ जोड़ करके चीजों को पढ़ाना, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज हमें इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनका रिलेशन बना करके, मीन्स उन ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन बना करके बच्चों को लर्निंग करवाना, और ऐसे ही ये सुनिश्चित करना कि जो भी लर्निंग है वह रोट लर्निंग उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए जो भी रोट लर्निंग है, इसको क्या किया गया, खत्म किया गया, ठीक है, तो रोट लर्निंग को खत्म करना। तो आगे हमारे पास कह रहे हैं कि जो भी करिकुलम है उसको इनरिच बनाना, उसको मीन्स मॉडिफाई करना, और एग्जामिनेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना। देखो कह रहे हैं परीक्षाओं को अधिक लचीला, मीन्स एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना। इसका मतलब होता है कि हर टाइम एग्जामिनेशन, जो भी एक स्ट्रक्चर होती है एग्जाम की, उसको मॉडिफाई करते रहना, ठीक है। उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। बच्चों का माइंड क्रिएशन करे, कुछ ना कुछ क्रिएट करे चीजों को, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने चाहिए। जो भी एग्जाम सिस्टम इस तरीके का बनाना पड़ेगा आपको। कह रहे हैं सीखे गए ज्ञान को बाह्य घटनाओं से जोड़ना, ये हमने कर लिया है, और अनुभवों के आधार पर अपने शब्दों में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को यहाँ पे मोटिवेट करना। और यहाँ पे उसको जस्ट यही नहीं है कि चीजों को मेमोराइज करवाना है, ठीक है, उनको मेमोराइज करवाने की बजाय यहाँ पे कह रहे हैं उनसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछना, है ना, और लर्निंग को आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना, ठीक है। तो जो भी उसके बच्चे के एक्सपीरियंस के बेस पर जो भी वो आंसर देते हैं, तो उनको आंसर देने के लिए मोटिवेट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इसमें मीन्स ऐड किया गया। आगे हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं अपने साथी जो विद्यार्थी हैं, मीन्स पीर ग्रुप जो होता है बच्चों का, अपने सेम एज के साथी, और अध्यापक हो गए, और अपने से बड़े हो गए, और छोटे व्यक्तियों से क्या है, बातचीत करके, मीन्स उनसे एक इंटरेक्शन करके क्या है, बहुत सारी जो जानकारी है या लर्निंग है, ठीक है, उसको सीखना, क्योंकि इससे बहुत सारे जो भी लर्निंग का एक वे है वो खुल जाता है। ये चीज दी गई है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करना अपने पीस ग्रुप के साथ, अडल्ट के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, जो भी अपने जंगर्स होते हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करना, ठीक है, ताकि मीन्स जो भी एक लर्निंग का रास्ता उनके सामने खुल जाए, मीन्स ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो। जो भी 5 योजना का उपागम था, जो भी हर्वर्ट ने दिया था, ठीक है, तो आप याद रखना, लेसन अगर प्लान की बात आए, लेसन प्लान किसने दिया था, सो लेसन प्लान थे, ये थे हमारे पास हर्वर्ट, ठीक है, लेसन प्लान हर्वर्ट ने दिया था, इसलिए इसको कहा है हर्वर्शियन अप्रोच या हर्वर्शियन चरणों। तो जो भी कह रहे हैं उसकी बजाय एक ज्ञान रचनावादी अधिगम उपागम अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना जो हर्वर्ट का लेसन प्लान था उसको शिफ्ट किया गया, मीन्स हर्वर्ट के लेसन प्लान को छोड़ करके कंस्ट्रक्टिविस्ट जो पैडागोजी है, रचनावादी अधिगम उपागम है, इसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेसन प्लान है उसको छोड़ करके उसकी बजाय तो यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्टिविज्म अधिगम उपागम, मीन्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हो।
कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच पर जोर दिया गया। आगे इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे क्रियाकलाप की इस प्रकार की योजना बनाना जिसमें बच्चों के लिए चिंतन करने की चुनौतियां हो और उन्हें सोचना पड़े और जो भी सीख रहे हैं उसकी जांच की जाए। मीन्स इस तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को प्रोवाइड करना जिसमें बच्चे स्वयं क्या है थिंकिंग करें, उनको कुछ ना कुछ मीन्स जैसे कि चैलेंजेस होते हैं वो लगे कि भाई ये चैलेंज वाला काम है और वो उसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे, जो भी उनको प्रॉब्लम दी जाती है उसके प्रति सोचेंगे। ठीक है, तो इसी कारण वो सीख रहे होते हैं, जो भी वह सीख रहे हैं उसकी वह फिर साथ साथ जांच भी कर रहे होंगे, उसको असेस भी कर रहे होंगे। इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को प्रोवाइड करना। आगे हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं जो भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मीन्स एनसीईआरटी है उसमें भाषाएं और मैथमेटिक्स और जो भी प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है, सोशल साइंस है, इसको क्या है सीखने संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाए गए। मीन्स यहाँ पे लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो हमने वैसे पीछे भी किया था कि मदर टंग में बनाया गया मीडियम है ना, तो यहाँ पे इसमें जो भी इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया। कह रहे हैं भाषा के संदर्भ में ये हमने कर लिया है कि मदर टंग में मीन्स जो भी पढ़ाने का मीडियम मदर टंग होना चाहिए, इस पर फोकस किया। और त्रिभाषाई फार्मूला, ठीक है, थ्री लैंग्वेज जो फार्मूला हमने किसमें किया था, ये हमने किया था NEP 1986 में। ठीक है, तो NEP 1986 में थ्री भाषाई फार्मूला आता है, तो उसको आगे मीन्स क्या किया जाए, जारी रखा जाए, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। और कह रहे हैं भाषा सभी विषयों का अनिवार्य भाग होता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और लिसनिंग और स्पीकिंग मीन्स अगर स्किल की बात करें तो सभी विषयों में बच्चों की प्रगति में योगदान देते हैं, इसलिए भाषा अधिगम का मूल है। मीन्स इसमें लैंग्वेज को बेसिक चीज माना, तो लैंग्वेज पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, और साइंस में कह रहे हैं जो यह तीन जो कोर सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा लगभग फेल हो जाते थे उस टाइम पे, तो कह रहे हैं इसको कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर फोकस किया जाए कि भाई इंग्लिश की स्टडी है, मैथमेटिक्स की स्टडी है और साइंस की स्टडी है, ठीक है, इस पर ज्यादा फोकस किया जाए ताकि बच्चे इन सब्जेक्ट्स में फेल न हो। ठीक है, सो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की यह सबसे बड़ी एक कमी थी कि बच्चे क्या है लगभग 50% बच्चे फेल हो जाते थे। तो एनसीएफ ने इस विषय को संबोधित किया कि जो भी विज्ञान अध्यापन पर बने फोकस समूह ने विद्यालय विज्ञान पाठ्यचर्या में प्रयोग आधारित अधिगम पर बल दिया। मीन्स उन्होंने किस चीज पर बल दिया कि भाई जो भी मैथ में हो गया है ना, इंग्लिश में हो गया, या मीन्स बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए मीन्स उन्होंने फोकस किया टीचिंग ऑफ साइंस पर। और टीचिंग ऑफ साइंस पर फोकस करने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी स्कूल में उसके जो भी लाइब्रेरीज होती हैं, उसके मीन्स लेबोरेटरीज होती हैं या वर्कशॉप हैं उसकी, तो उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जाए। मीन्स बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग मेथड के द्वारा मीन्स कहीं ना कहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप साइंस से रिलेटेड जस्ट उसको ज्ञान नहीं देना, उसको मीन्स लेबोरेटरीज में जाकर के उनको प्रयोग भी करवाने चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी करवाने चाहिए, फिर वह साइंस से रिलेटेड काफी चीजें सीखेंगे, है ना। तो उनको इस तरीके से जो भी वर्कशॉप हो गई, है ना, प्रयोगशाला हो गई और लाइब्रेरीज हो गई, इसको ज्यादा से ज्यादा मीन्स इम्प्रूव करने पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आगे कह रहे हैं कि वाह्य परीक्षाओं के बोझ को कम करने के लिए, ठीक है, प्रयोग आधारित अध्यापन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने मीन्स जो भी एक हमारे पास संस्कृति भाषा है, इसको भी कहीं ना कहीं फोकस किया, लेकिन बोझ को कम करने के लिए, बाह्य परीक्षाओं के बोझ को कम करने के लिए इसमें कहा है। और लोक क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए जो भी कंप्यूटर आधारित प्रयोगों पर भी विचार किया इन्होंने। मीन्स कंप्यूटर को भी कहीं ना कहीं शिक्षा में जोड़ा जाए। गणित अधिगम में कह रहे हैं बच्चे की चिंतन करने की और तर्क करने की शक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए, और उसमें अमूर्त प्रत्यय जो होते हैं मीन्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, उसकी कल्पना करना, उसको कंडक्ट करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उनको प्रॉब्लम्स को निर्माण करना, मीन्स बनाना और मेक करना प्रॉब्लम्स को, और फिर आगे उनको सोल्यूशन फाइंड करना, उनको सॉल्व कर देना, इसकी योग्यता भी बच्चों को आनी चाहिए। मीन्स मैथमेटिक्स में इस तरीके का करिकुलम बनाओ कि भाई जो भी बच्चों की रीजनिंग पावर होती है, जो भी उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, इमेजिनेशन पावर है, प्रॉब्लम को बनाने की
और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं उभर कर आए, इस तरीके का करिकुलम तैयार करना। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि जो भी यह डॉक्यूमेंट्स है एनसीएफ, यह कार्य और शिक्षा की ओर हमें अट्रैक्ट करता है। मींस यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, किस पर अटेंशन देनी पड़ेगी, कार्य और शिक्षा मींस वर्क एंड एजुकेशन, इसको हम बोलेंगे वर्क एंड एजुकेशन, ठीक है। इस फ्रेमवर्क में वर्क एंड एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। इसमें वर्क को नॉलेज की फॉर्म का क्रिएशन माना गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहे हैं कार्य को ज्ञान के एक नए रूप तथा मूल्य परिवर्धन के सर्जन के रूप में देखा गया है। तो जो भी वर्क है उसको सिंपली क्रिएशन का फॉर्म माना गया, क्रिएटिविटी का फॉर्म माना गया, ठीक है। इसमें जो कार्य हमारे पास दिए गए हैं वो देख सकते हैं, कुछ क्लासिकल जो कार्य होते हैं जैसे कि शिल्पकार हो गए, उससे रिलेटेड, ठीक है, शिल्प क्षेत्रों में से मीज होना चाहिए, और आर्थिक संपदा या संस्कृति के इस महत्वपूर्ण स्रोतों को शिक्षा से जोड़कर भी यहाँ पे उपयुक्त रूप से काम में ला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे कार्य होना चाहिए। कह रहे हैं इसमें जो पाठ्य पुस्तक कह रहे हैं पाठ्यचर्यात्मक है स्थल तथा अधिगम स्रोतों पर भी चर्चा की गई। तो एनसीएफ में करिकुलम जो साइट्स होती हैं और लर्निंग रिसोर्सेज हैं उस पर भी बातचीत की गई, और जिसमें जो भी कह रहे हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक होती हैं, किताबें होती हैं, है ना, और लाइब्रेरी है या एजुकेशनल लाइब्रेरी है या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, और टूल्स हैं, लैब्स हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मीन्स क्या है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट बुक हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गई, और टूल्स कुछ हो जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं जोड़ा जाए जो भी करिकुलम है उसके साथ, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये इसका जो ये हमने किया है कि लर्निंग विदाउट वर्डन है जो, ठीक है। तो जसपाल समिति में हमने किया था, ठीक है, ये हमने किस में किया था, जशपाल कमेटी में, ठीक है। जशपाल कमेटी में हमने किया था लर्निंग विदाउट बर्डन, ये आपको पता है, ठीक है। सो उस पर एनईपी है जो, ठीक है, उसने भी यहाँ पे क्या किया, सॉरी एनसीएफ है, उसने भी फोकस किया, ठीक है, कि लर्निंग हर बच्चे के लिए सुखद अनुभव हो सके, इसलिए बच्चों को एक कह रहे हैं कि रिसीवर ऑफ नॉलेज माना, ठीक है। उन्होंने बच्चों को क्या माना, रिसीवर ऑफ नॉलेज माना। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्ञान का प्रापक मतलब कि ज्ञान को प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला, ठीक है। तो बच्चे ज्ञान को रिसीव करने वाले हैं, और इसके लिए जो भी सिलेबस है उसको डिजाइन करके क्या किया जाए, चेंज किया, मीन्स सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज लाया जाए। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, एनसीएफ में इन्होंने डाली, ठीक है। कह रहे हैं बोझ मुक्त अधिगम नामक रिपोर्ट में जो हमने यह भी कर लिया है कि जो भी सिलेबस है और पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने को उसने रेकमेंडेड किया कि भाई क्या करना है, चेंजेस भी उसमें लाना पड़ेगा। आगे हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, या क्रिटिकल पैडागोजी। क्रिटिकल पैडागोजी का मतलब क्या है कि भाई बच्चों की जो सोचने की क्षमता है या एबिलिटी है उसको किस तरीके से कहीं ना कहीं क्रिएट किया जाए, ठीक है। तो ये इसमें चीजें आती हैं, कह रहे हैं बच्चे अपनी अवस्थाओं तथा आवश्यकताओं के आलोचनात्मक प्रेक्षक होते हैं, ठीक है। उनकी शिक्षा और भविष्य के अवसरों से संबंधित चर्चाओं और समस्या समाधान करने में उन्हें भागीदारी बनाना चाहिए। तो क्रिटिकल पैडागोजी में एनसीएफ ने यह रेकमेंडेड किया कि भाई जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, जो भी उनकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, उनकी नीड्स हैं, तो उनके प्रति वह अच्छे तरीके से प्रेक्षक का मतलब एब्जॉर्बर होते हैं, मीन्स अब्जॉर्व करते हैं वह सिचुएशंस को अपने समाज में, अपने इन्वायरमेंट में जो भी कुछ देखते हैं, अगर उन्हें कुछ मीन्स लगता है कि ये उनकी कहीं ना कहीं नीड्स होती हैं, तो वह उनको क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, और उनकी शिक्षा और भविष्य के अवसरों से संबंधित जो भी चर्चाएं मीन्स डिस्कशंस होती हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने में उन्हें क्या है, ये भागीदार बनाना चाहिए। मीन्स एनसीएफ ने ये भी कहा कि शिक्षा से रिलेटेड और भविष्य में जो भी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, तो उनको कैसे हल करना है, ठीक है, उनको हल करने के लिए किस तरीके के डिसीजन लेने हैं और क्या क्या डिस्कशन करना है, तो इसके लिए भी उन्हें पार्टिसिपेट
मीन्स जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि उनको यह भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उन्हें स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, तर्क करने में सहायता करें, ठीक है। तो उनको इनकरेज करें कि वह इस तरीके से इनकरेज करें कि वह फ्री रह करके, मीन्स स्वतंत्र रह करके, विदाउट एनी बर्डन थिंक कर सकते हैं, लॉजिकली तरीके से सोच सकते हैं। कह रहे हैं समालोचनात्मक मीन्स विवेचनात्मक, जो क्रिटिकल पैडागोजी है उसमें कह रहे हैं पॉलिटिकल को लेकर के, सोशल को लेकर के, इकोनॉमिक्स हो गया या मॉरल एस्पेक्ट्स हो गए, उस पर क्रिटिकल तरीके से बच्चे सोच सकें, थिंक करने के उन्हें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यह भी उन्होंने रेकमेंडेड किया। और कह रहे हैं समालोचनात्मक अध्यापन सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाता है, इस कार्य को संपादित करने के लिए खुली चर्चाएं होगी, इसके द्वारा बहु विचारों को महत्व देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है तथा एक ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करता है कि जो इन परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। तो सिंपली ओपन डिस्कशन के माध्यम से जो भी बच्चे हैं वह सामूहिक मीन्स निर्णय प्रक्रिया है, जो मीन्स ग्रुप में मिलकर के एक दूसरे के साथ डिस्कस करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें वह भाग ले सकें। इससे जो भी उनका मीन्स सोच विचार करने की शक्ति है उसको महत्व मिलेगा, कहीं ना कहीं वह बढ़ेगी, ठीक है। सो इस तरीके के करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, निर्माण करना है। आगे हमारे पास आ जाता है प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या में शामिल कुछ चीजें, मीन्स जो भी प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, तो उसमें करिकुलम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व की गई हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन को सभी राज्यों में लागू करने के कारण देश में सभी स्तरों पर तत्काल कार्यवाही कर दी गई। तो ये आप याद रखना भाई, आरटीई अब हमने किस में किया है, एनसीएफ 2005 में, ठीक है। सो जब आरटीई लागू कर दिया गया, राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया गया, इस बिल को पास कर दिया गया, तो कह रहे हैं सभी स्टेट में नए करिकुलम का यहाँ पे अब निर्माण किया गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि राज्यों में एक नई करिकुलम का निर्माण किया गया और उसे आगे इम्प्लीफाई भी कर दिया गया, लागू भी कर दिया गया। कह रहे हैं इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी है, ठीक है, इसने सभी विषयों पर नई पाठ्य पुस्तक तैयार की, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने नई जो टेक्स्ट बुक होती हैं उन पर आगे काम किया और इन शैक्षणिक सुधार होते हैं, दर्शन तथा पद्धति पर आधारित जो टेक्स्ट बुक थी वो उन्होंने प्रोवाइड की। प्रारंभिक पर स्तर पर कह रहे हैं जो भी परीक्षाएं थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो सीसीई प्रणाली है, ठीक है, सीसीई सिस्टम है, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक तथा सतत मूल्यांकन, ठीक है। कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, इस सिस्टम को लागू कर दिया गया, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो आईसीटी है, ठीक है, इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी है, जो इसको अच्छा स्थान दिया जाए और इसको महत्व दिया जाए। मीन्स इन सारी चीजों को लागू किया गया इसमें एनसीएफ 2005 में। कह रहे हैं पाठ्यचर्या को संपादित करने के लिए उसका जो टाइम पीरियड रखा वह लगभग 200 डेज का निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। और गैर कार्य समय का एक ब्यौरा तैयार किया गया, मीन्स एक स्ट्रक्चर तैयार की गई होमवर्क की। तो इसको भी आप याद रख लेना कि होमवर्क की एनसीएफ 2005 में क्या स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट कह रहे हैं कि जो कक्षा सेकंड है स्टैंडर्ड तक जो भी होमवर्क है उसको खत्म कर दिया गया कि भाई स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड तक कोई भी होमवर्क न दिया जाए। और कक्षा थर्ड की बात करें तो इसमें कह रहे हैं लगभग हफ्ते में 2 घंटे का काम दिया जाए, मीन्स पूरे हफ्ते के लिए 2 घंटे का होमवर्क डिसाइड कर दिया गया। तो हम एक दिन अगर हम एक डे की बात करें तो यह लगभग 20 मिनट तक हो सकता है, मीन्स एक दिन के लिए 20 मिनट का होमवर्क उसको दिया गया। सेकंड में कह रहे हैं कि जो भी माध्यमिक विद्यालय है, ठीक है, तो मिडिल स्कूल की अगर बात करें तो कह रहे हैं 1 घंटा प्रतिदिन या 5 से 6 घंटे प्रति सप्ताह, मीन्स वीक में जहां तो वो 5-6 घंटे उनको होमवर्क दिया जाए, ठीक है, या फिर डेली 1 घंटा, है ना। तो इस तरीके का उन्होंने एक होमवर्क का जो भी एक स्ट्रक्चर थी वो तैयार कर दी थी। ऐसे ही कह रहे हैं जो भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे, है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल थे, तो उसमें कह रहे हैं 2 घंटे प्रतिदिन जो होमवर्क था उसको डिसाइड कर दिया गया। और इसको हम अगर हफ्ते में डिवाइड करें तो यह 11 से 12 घंटे
हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो भी एक होमवर्क को लेकर के अलग अलग मीन्स इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, है ना, अलग अलग अपने जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो अपना लिए गए। तो ये हमारे पास सिंपल था एनसीएफ 2005। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। हमने दो ही चीजें की है, एक तो 8 वर्ष की एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है, जो प्रणाली है वो किया, 8 वर्षीय, ठीक है। एक हमने एनसीएफ 2005 किया। होप कि इसमें जो भी हमने बातें की वो आपने नोट कर ली होंगी और आपको समझ भी आ गई होंगी। देखो ये जो चीजें हैं ये आपके मेमोराइजेशन पावर पर डिपेंड करती है कि आप इन चीजों को कितना याद रख सकते हो, ठीक है। सो कौन से कमीशन में, कौन से आयोग में, कौन सी कमेटी में कौन कौन सी चीजें आई हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनका जो भी प्रॉपर एक ईयर है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इनके मीन्स चेयरमैनशिप थे, चेयरमैन कौन थे, ठीक है, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जो भी हमने मुदालियर किया, जसपाल किया, कोठारी किया, है ना, एनईपी 1986 की, एनसीएफ आज की वीडियो में हमने किया, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। लिंक दोनों वीडियोस जो मैं प्रीवियस प्रोवाइड कर चुका हूं आपको, तो उनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप वो दोनों वीडियोस भी देख लेना, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले जो भी एजुकेशन को लेकर के अलग अलग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए थे, तो अलग अलग जो भी रिपोर्ट्स जारी की थी उससे रिलेटेड भी वीडियोस हमने कर ली हैं, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। सो आगे हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।